नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो चुनावों में रेवड़ियां बांटने की जितनी आलोचना हो रही है, उतना ही उसका चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम राज्यों में तमाम पार्टियां अपने अपने वोटर्स को रिझाने के लिए कहीं साइकिल, कहीं मोबाइल, तो लैपटॉप से लेकर तरह तरह की चीजें बांटने का ऐलान करती रही है। खासकर जब से महिला वोटर्स की अहमियत जानी गई है, तब से महिला वोटर्स के लिए विशेष ऐलान किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस आज अपना वचन पत्र जारी करेगी। इसमें पार्टी नए और महिला वोटरों को साधने के लिए कई नई बड़ी घोषणाओं को शामिल कर सकती है। कांग्रेस वचन पत्र में महिला, युवा, किसान, ओबीसी, एससी, एसटी हर वर्ग को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तेलंगाना की बात कर लें तो तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस के घोषणा पत्र को मात देने के लिए अपने मैनिफेस्टो में एक बड़ी घोषणा कर सकती है। कांग्रेस प्रस्तावित महालक्ष्मी योजना के तहत तेलंगाना में महिलाओं को उनकी शादी के समय 10 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए कैश देने की घोषणा कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ही ऐसे वादे कर रही है या वो सिर्फ तेलंगाना में ही ये वादे कर रही है। तेलंगाना में ही जो तेलंगाना सरकार है, शादी मुबारक कार्यक्रम चला रही है, जिसमें दुल्हनों को पहले से ही 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ऐसे में अब ये जो चर्चा है और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि अब महिला वोटर, ये आधी आबादी क्या यही सत्ता तक पहुंचाएगी, ये एक बड़ा सवाल। और ऐसे में इस वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है, वो हर राजनीतिक दल किस तरह से कर रहा है, वो उनके वचन पत्रों में, उनके गारंटी प्लान्स में, उनके मैनिफेस्टोज में नजर आता है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, उस पर पहले नजर डाल दीजिए। मोदी जी आके बोलते हैं, भाइयों और बहनों, हमने वो बिल लाया, और कांग्रेस वालों ने बेदिली से उसको सपोर्ट किया, मजबूरन सपोर्ट किया। अरे मजबूरन सपोर्ट? पैदा तो हमने किया, शुरू तो हमने किया, हम बेदिली से सपोर्ट करते हैं। हम तो दिल से चाहते हैं कि महिला ऊपर आए, और कांग्रेस पार्टी में ही एक ऐसी व्यवस्था है, महिला हमारी प्रधानमंत्री बनी, यूपीए की चेयरपर्सन महिला बनी, हमारी स्पीकर, पहली स्पीकर महिला बनी, हमारी पहली जो राज्यसभा हमारे राष्ट्रपति बनी, वो भी तुम्हारे राजस्थान के गवर्नर थे पहले, उन्होंने राष्ट्रपति महिला को बनाया, पहली वो भी सब। और हमारी मैनिफेस्टो हमेशा की तरह ज़्यादातर गरीबों की तरफ झुकाव से बना हुआ मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो देख के दोनों भी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, बहुत चौंक गए हैं और उनको ये पता चल गया है कि तेलंगाना की जनता उनको एक भी वोट देने नहीं वाली है। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी तेलंगाना में, और इसीलिए इन दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष ने काफ़ी सारे अलग अलग बातें उन्होंने कहा है कि जहां कहीं भी एमआईएम के कैंडिडेट खड़े रहेंगे, हमने वहां की आवाम से, जनता से ये गुजारिश की है, अपील की है कि आप हमारे कैंडिडेट्स को अपना एमएलए बनाइए, और जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर आप केसीआर को तीसरी मर्तबा तेलंगाना को मुख्यमंत्री बनाइए। अब जब इनका जो मैनिफेस्टो आया है केसीआर साहब का, इसमें गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा, तो ये गरीब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस राजनीतिक दल ने 75 साल से 60 साल उन्होंने राज किया हो, और महिला आरक्षण बिल कभी मंजूर ना करवाया हो। क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं किया पास? कांग्रेस गुमराह करती है, और मुझे लगता है देश को बड़ा सचेत रहना चाहिए कांग्रेस के झूठ से। तो चलिए, आधी आबादी पर आज चर्चा होने वाली है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और ऐसे में आधी आबादी किसे सत्ता तक पहुंचाने वाली है, अहमियत सब समझ चुके हैं। इसलिए घोषणाओं में महिलाओं को खूब जो है रेवड़ियां बांटी जा रही है। अब किसकी ज्यादा रेवड़ी प्रभावी होगी, किसका असर ज्यादा होगा, ये देखना जरूरी हो जाता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ बड़ा पैनल मौजूद है, शुरू करते हैं। मेरे 3 सहयोगी, रायपुर से वैभव पांडे हमारे साथ हैं,
राजस्थान जयपुर से मेरी सहयोगी मीना शर्मा हमारे साथ होंगी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन, जिनकी गाड़ी अब मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है, मंदसौर से सीधा हमारे साथ जुड़ेंगे। और महिलाओं का मूड क्या है, क्योंकि उनसे ज्यादा इस माहौल को ना कोई समझ सकता और ना ही कोई समझा सकता। और राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय में करा देती हूँ। राखी राठौर जी को आप देख रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी से जुड़ गई हैं। नीरज मिश्रा जी को आप देख रहे हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी हैं और स्टूडियो में एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ सूर्या मैथिली जी। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगियों का रुख कर रही हूं। तो रायपुर पहुंचते हैं सबसे पहले वैभव के पास। तो वैभव, पिछली बार यहां पर सत्ता को दिलाने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा था। महिलाओं से जुड़े शराबबंदी का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, और प्रतिनिधित्व में भी कांग्रेस के, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वो ही सबसे आगे रहा है और वो उनके उस जो टिकट बंटवारा था उसमें वो दिखा भी। इस बार आप क्या देख रहे हैं, किस तरह महिलाओं का मूड है, क्या मुद्दे इस बार हावी हैं? बिल्कुल, पिछली बार तो शराबबंदी का बहुत बड़ा मुद्दा था और उस मुद्दे के ऊपर महिलाओं ने मुहर भी लगा दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्ण शराबबंदी का वादा किया गया था और यही वजह थी कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था। जो परिणाम जब आए तो वो साफ तौर पर दिखाई दिया, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता जब चुनकर आए थे तो वो 20,000, 30,000, 25,000, 50,000 और 60,000 से भी चुनाव जीत कर आए थे, जो आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाला था। क्योंकि अब तक के जो चुनाव हुए थे 3 बार के, जो 2003 हो, 2008 हो या 13 हो, कभी भी कांग्रेस के नेता इस तरह से एक तरफा चुनाव जीतकर नहीं आए थे। लेकिन 2018 में महिलाओं से जो वादा किया गया था उसका परिणाम ही यही था कि महिलाओं ने खुलकर कांग्रेस का समर्थन किया था। इस बार भी चुनाव में 2023 में शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को किस तरह से कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है, ये देखना लाजमी है। क्योंकि इस पर अब खुलकर ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है और ना ही बीजेपी की तरफ से। दोनों ही पार्टियां ये अब तक तय नहीं कर पाई है कि वो शराबबंदी जैसे विषय को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जो आबादी है वो पुरुषों से ज़्यादा है। यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ 3 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 1 करोड़ 2 लाख से अधिक महिला मतदाता है। तो महिला मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और मतदाताओं का जो प्रतिशत रहता है छत्तीसगढ़ में, औसतन जो है 70 से 75% जो वोटिंग होती है उसमें महिलाओं का ही प्रतिशत सबसे अधिक रहता है। ऐसे में महिलाओं को साधने की कोशिश तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से की जाएगी, लेकिन जिस तरह के वादे तेलंगाना में किए गए, जिस तरह के वादे मध्य प्रदेश में किए गए, जिस तरह के वादे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए हैं, वैसा वादा अब तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि यहाँ भी महिलाओं को नगद राशि देने की घोषणा हो सकती है। यहाँ भी गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये तक किए जा सकते हैं। ये मुद्दे रहेंगे। लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, उसमें जो लघु वनोपज है, जो 52 अभी खरीदी होती है छत्तीसगढ़ के भीतर में, उस खरीदी में जो देय राशि है उस राशि में वृद्धि की जा सकती है। खास तौर पे तेंदुपत्ता की खरीदी में जो मानक 4,000 बोरा है, उसमें वृद्धि करके उसको 5,000 मानक बोरा कांग्रेस पार्टी कर सकती है अपने घोषणा पिछली बार जो विमेन कैंडिडेट्स है, जो वुमेन मैंडेट है, वो जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में गया है, इस बार क्या तस्वीर होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत दूर वो दिन भी नहीं है। मीना, मैं राजस्थान की स्थिति आपसे समझना चाहूंगी। महिला मतदाता इस बार किस मूड में नजर आ रही है? जो वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई, क्या वो उनके उन वादों पर खरी उतरी है? देखिए, पहले ये समझना होगा कि कांग्रेस ने वादा क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में, और राहुल गांधी जब यहाँ बार बार आए तो उन्होंने कहा कि वो 33% जो है टिकट महिलाओं को देंगे, और जो 33% आरक्षण भी एक तरह से उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आती है तो हम महिलाओं को जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देंगे। लेकिन वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना तो टिकट वितरण में दिखा और ना ही उसके बाद कैबिनेट में नजर आया। हालांकि कहने को 2 महिला मंत्री जिस तरह से नजर आती है और उसके बाद एक को और शामिल किया गया, लेकिन कुल मिलाकर कानून व्यवस्था यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि राजस्थान में जो शैक्षिक स्तर जो लगातार अच्छा हुआ है, बढ़ा है,
उसमें भी जो गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चियों की जिस तरह की स्थिति है वो वाकई में विचारणीय प्रश्न है। मुद्दा ये है कि अब जब केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण का बिल पारित किया और उसके बाद ये सोचा जाए, मुद्दा ये है, सवाल ये है, चर्चा का विषय ये है कि क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, जो दोनों प्रमुख दल हैं यहाँ के, 5-5 साल बाद दोनों की सरकारें आती हैं और इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं और बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। लेकिन बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, यहाँ पर महिला नेतृत्व की बात की जाए, यहाँ पे सबसे बड़ा विषय है महिला नेतृत्व किसको कितना, कौन सी पार्टी देगी। इस वक्त जो स्थिति दिख रही है, 41 टिकट बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें 10% क्रॉस नहीं कर पाई है जो महिलाएं हैं, जो सीट जिनको प्रत्याशी बनाया गया है। और जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका जो पॉलिटिकल डिसाइडर्स हैं, टिकट जो देने वाले लोग हैं, जो टिकट तय करने वाले लोग हैं, बीजेपी के कुछ उन लोगों से बात की तो ये कहा गया कि हमने शुरुआत कर दी है, हमने नैरेटिव बना दिया है, हमने माहौल बना दिया है, अब टिकट तो प्रत्याशी जिताऊ मिलेंगे तब दिए जाएंगे, महिला जिताऊ कैंडिडेट अचानक से कहां से आ जाएंगे। यानी कि उनके इस जवाब में ये अर्थ छिपा हुआ है कि इस बार भले ही हमने बिल पारित कर दिया हो, हमने सिंबॉलिक राष्ट्रपति भी बैठाया हो, कल मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ आकर प्रतिभा पाटिल की याद दिलाकर गए और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ही राष्ट्रपति से लेकर गवर्नर तक और प्रधानमंत्री सबकी चर्चा करके गए, लेकिन संकेतों से आगे बढ़ने की बात है, समय संकेतों से आगे निकलने का है। राखी राठौड़ बैठी हुई है, बीजेपी की बहुत बेहतरीन प्रवक्ताओं में से है, लेकिन टिकट मिलेगा क्या उन्हें, सवाल ये है। राखी राठौड़ अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सारी महिला नेतृत्व है, महिला नेत्रियां हैं यहाँ पर राजस्थान में जो अपना वजूद रखती हैं, जिनका कॉन्फिडेंस, जिनका आत्मविश्वास, जिनकी समझ, इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें टिकट मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो मुद्दा ये है इस वक्त चुनाव में, ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ आपने अनाउंस कर दिया इसलिए आपके साथ चली जाएंगी। टिकट महिलाओं को कितने लोग देंगे ये महिलाएं भी निश्चित रूप से सोचेंगी, चिंतन करेंगे। ठीक है मीना। चलिए मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख कर लेती हूं। राजीव, 2019 में पहली बार ऐसा देखा गया था कि पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर महिलाओं ने वोट किया, उनका जो वोट परसेंटेज था काफी अच्छा था और एक अच्छा वोट परसेंटेज बीजेपी को हासिल हुआ था। मैं ये समझना चाहती हूं आज क्या स्थिति, वर्तमान में आप क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं बम्पर ऑफर्स महिलाओं के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन बात फिर से वहीं आ जाती है महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर, बात फिर से आ जाती है अगर महिला कैंडिडेट को उतार भी दे तो जनता उन्हें कितना सराहती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए पूजा, 18 सितंबर को, एक महीने पहले अब से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। बड़ा रहस्य रखा गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बाद में पता चला कि महिला आरक्षण विधेयक के लिए इतनी बड़ी कवायद की गई है, विशेष सत्र लिया गया तो महिला आरक्षण विधेयक पास होगा तो ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक होगा। आने वाले राज्यों की विधानसभा चुनाव में इसकी बहुत चर्चा होगी, महिलाएं बहुत खुश होंगी। लेकिन मैं पिछले करीब 15-20 दिनों से मध्य प्रदेश और राजस्थान अलग अलग शहरों, इलाकों, कस्बों, गाँव में जा रहा हूँ, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक की कहीं कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही है, न चुनाव से इसको जोड़ के देखा जा रहा है और न ही इसकी कोई चर्चा। तो मुझे कई बार लगता है कि ऐसी विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता क्यों थी। खैर जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन जो सवाल आपने पूछा तो महिला आरक्षण विधेयक कहीं कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लिस्ट को देखें तो इन सारे राज्यों में मुझे नहीं लगता कि 10% से ज़्यादा महिलाओं को टिकट ये दोनों पार्टियां देंगी जो महिलाओं की सबसे खैरख्वाह बनती रही महिला आरक्षण की वजह। जब ये आरक्षण लागू होगा महिलाओं का 1/3, तो आप देखिएगा 2-3 चुनाव तो बड़े नेताओं की पत्नियां, बेटियां और माएँ ही चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद कहीं जिन असली महिलाओं को हिस्सेदारी के लिए ये बिल लाया गया, उसके बाद कहीं उनका नंबर लगा तो लगा, क्योंकि पार्टियों को जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। अब बात आती, ये तो नेताओं की बात हो गई, ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई, अब महिला वोटरों की बात करते हैं। देखिए पिछले कई बार से और ख़ास करके अगर इसकी शुरुआत आप देखें, जैसे हमारे सहयोगी कह रहे थे छत्तीसगढ़ के बारे में, बिहार में जब चुनाव हुआ और जब शराबबंदी की घोषणा नीतीश कुमार ने की तो उस चुनाव में मैं था और एक
एक चीज़ मैंने देखी, मुझे लगता है कि 70 से 80% महिलाओं ने, चाहे हो सकता है उससे भी ज़्यादा महिलाओं ने नीतीश कुमार का समर्थन उस दूसरे चुनाव में किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार की सरकार चली गई तो जो दूसरी सरकार आएगी तो बिहार में शराब शुरू हो जाएगी बिकनी। शराबबंदी उनका एक बहुत बड़ा कदम है और महिलाओं ने उनको ज़बरदस्त तरीके से जन समर्थन दिया था। और दूसरी बात, जो महिलाओं का उन्होंने पंचायतों में आरक्षण किया था, इन दो वजहों से लड़कियों को जो साइकिल दी थी, पहले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, तो उससे नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं के तौर पर उभरा। हाल के दिनों में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि जाति धर्म से परे हटकर महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर और ये जो सड़क पे जो मनचले घूमते रहते हैं उस पर जो एक्शन उन्होंने किया या नहीं किया, जो परसेप्शन बना लोगों में कि पहलों की सरकारों के मुकाबले महिलाएं इस सरकार में, लड़कियां इस सरकार में ज़्यादा सुरक्षित है। और योगी आदित्यनाथ का आप बयान भी बार बार देखते रहते हैं कि अगर इस चौराहे पर छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतज़ार करते मिलेंगे। इस सब का असर बहुत ज़्यादा हुआ था और उत्तर प्रदेश में महिलाएं एक वोट बैंक के तौर पर, हालांकि उनको इस तरह के फ्री की बात तो सब पार्टियों ने की थी, लेकिन एक वोट बैंक के तौर पर योगी आदित्यनाथ को उनका समर्थन बहुत हद तक मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी यही बात है। लेकिन जिन चुनावी राज्यों में हम आए हुए हैं, इन चुनावी राज्यों में लॉलीपॉप देने की एक होड़ सी मची हुई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना के तहत पहले से दिया है और लाडली बहना योजना अभी इसी इलेक्शन से पहले शुरू की है। कांग्रेस पार्टी भी नगद पैसे देने का ऐलान करने जा रही है, गारंटी देने जा रही है। लड़कों को भी अलग से पैसे देने का ऐलान करने जा रही है। और इसी तरह से तेलंगाना में तो सोने तक की बात आ गई है। असल में एक कहावत कही जाती है पूजा, जिस राज्य की जनता लोभी और लालची हो वहाँ का राजा धूर्त और ठग होता है। तो ये राजनीतिक धूर्तता है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री प्रलोभन देना, क्योंकि जनता इस बात को समझे या ना समझे कि अगर कोई चीज़ आपको दी जा रही है तो दूसरे हाथ से वही चीज़ आपसे ली जाएगी। कल मैं नीमच की एक अनाज मंडी में था, वहाँ सोयाबीन उसका सरकारी रेट 4300 रुपये है। वहाँ किसी का सोया उससे भी नीचे बिक रहा था, किसी का बिक रहा था तो 4300 बिक रहा था, कुछ अच्छे ज़्यादा के भी बिक रहे थे। वहाँ एक किसान ने कहा कि अगर हमारी इस फसल की कीमत ही ठीक मिल जाए तो हमारे बहनों को, हमारी माँओं को, हमारी बेटियों को किसी तरह के सरकारी प्रलोभन की ज़रूरत नहीं है। तो बात यही है कि आप सशक्त और मजबूत करते जाएं लोगों को, सबके हाथ में रोजगार हो, सबके हाथ में पैदावार की सही फसल हो, तो सरकारों को इस स्थिति में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन दरअसल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इन सारी चीज़ों में किसानों के लिए जब पूरे उनके मूल चीज़ों में बदलाव नहीं आ पा रहा, तो उनको तुरंत रेवड़ियाँ देकर उनका तुरंत मुंह बंद करना चाहती हैं ये पार्टियाँ, और इसमें बहुत हद तक चुनावी कामयाबी भी मिलती जा रही है। बिल्कुल, और चुनावी कामयाबियां मिल भी रही है और उसी के बल पर ये रेवड़ियों का जो कल्चर है और बढ़ता ही जा रहा है और उसमें अब सीधा जो टारगेट है अब हमारी आधी आबादी को तो किया ही जा रहा है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ, राजनीतिक मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूँ। नीरज, पहले आपके पास आ रही हूँ। कैश तो आप दे ही रहे थे, राज्यों में बीमा भी करा रहे थे, अब तो सोना भी, अब आप सोना भी देने जा रहे, 1 तोला सोना, खबर आ रही है ऐसी तेलंगाना के लिए। पूजा जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा कि मीना जी ने जो कहा कि सांकेतिक पदों पर आपने महिलाओं को बिठाया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्या इस देश की जो सबसे सशक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, क्या वो एक सांकेतिक पद था? और क्या एक महिला होने के नाते उनको वहां बिठा दिया गया? इस देश के अंदर जो लोकसभा स्पीकर रही मीरा कुमार जी, उनको क्या सिर्फ सांकेतिक रूप से बिठाया गया? और क्या देश की जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी, उनको क्या इस रूप से बिठाया गया? तो मैं इस बात पर आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की नीति हमेशा से यही रही है कि हम लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है और वो हमारी नीतियों में भी दिखती है। आज आप मुझे बताइए, जब हम लोग गृह लक्ष्मी स्कीम चलाते हैं और महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट 2000 रुपए भेजते हैं, तो उनसे वो अपने आप को सशक्त महसूस करती हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाती हैं। हम जब महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल की व्यवस्था करते हैं तो वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने रोजमर्रा के कामों को सहूलियत से कर पाती हैं। और हम लोगों की जैसी
मीना जी राजस्थान से आती है, इनको पता होगा। हम लोगों ने जैसे महिला निधि कोष बनाया, उस महिला निधि कोष के चलते आज कई महिला एंटरप्रेन्योर्स करोड़पति हो चुकी हैं। हम लोगों ने अगर स्मार्टफोन देने की बात की तो आज डिजिटल एज में अगर महिलाओं के हाथ में फोन रहेगा तभी तो वो दुनिया से जुड़ पाएंगी। ऐसा ही छत्तीसगढ़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारी जो सरस्वती बाइसिकल स्कीम चलती है उसमें आपको पता है कितने बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। और जो कौशल्या समृद्धि योजना जिसमें हम 3% के तहत महिला एंटरप्रेन्योर्स को लोन देते हैं, उससे उनका कितना सशक्तिकरण हुआ है। और आंगनवाड़ी की जो हमारी महिला जो वर्कर्स हैं उनका जब हमने मानदेय 6,500 रुपए से बढ़ाकर वो 10,000 रुपए किया, तो आप देखिए कि हमारी योजनाओं का कितना अच्छा और जब निर्माण हुआ। रिप्रेजेंटेशन की बात आती है नीरज जी, कल भी मैंने आपसे ये सवाल किया था, जब बात प्रतिनिधित्व की आती है चाहे टिकट बंटवारे में हो या कैबिनेट में हो, तो वो तो सांकेतिक ही रह जाता है ना। पूजा जी, इस देश के अंदर आर्टिकल 243D जो हम लोगों की राजीव गांधी जी के विजन के बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार लेकर आई, उसका क्या अर्थ था कि पंचायतों के अंदर, लोकल बॉडीज के अंदर 33% आरक्षण हम लोग देंगे। उसी दिन से, जिस दिन से वो आर्टिकल पास हुआ, हमने देश की महिलाओं के साथ ये विश्वासघात नहीं किया कि आज हम आपके लिए नियम लेके आ रहे हैं और 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद अगर हुआ तो आपके लिए हम रिजर्वेशन लेकर आएंगे। और आज हम लोगों ने 225 सीटें इन 5 प्रदेश में जो दी हैं, उसमें लगभग 15 से 17% अभी भी महिला रिप्रेजेंटेशन है। 12.22%, 15% भी पार नहीं किया। 229 सीटों पे आपने जारी की है ना लिस्ट, कैंडिडेट्स आपने उतारे हैं। 12%, 15% तो पार उसने किया ही नहीं अभी तक। पूजा जी, अभी 225 सीटों पे और नामांकन आने की तैयारी है। आप देखिएगा, एक बार सारी लिस्ट आने दीजिए। हम लोग वही बात करते हैं जिसको हम पूरा कर सके। हम लोग इनकी तरह विश्वासघात नहीं करते अपने वोटर्स के साथ। वादा तो आपने राजस्थान के लिए भी किया था 33% आरक्षण का, उसको पूरा कर पाए? आपकी तो 5 साल सरकार रही, कानून व्यवस्था को लेकर कितने सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पूजा जी, ये जो एक पॉपुलर आप लोगों ने ओपिनियन बनाना शुरू किया है, एनसीआरबी का डेटा देखिए। भाजपा शासित जो प्रदेश हैं, चाहे वो असम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में इनकी रैंकिंग देखिए। और अशोक गहलोत सरकार ने तो ये फैसला लिया 8 अगस्त 2023 को कि अगर महिलाओं के साथ किसी व्यक्ति ने कोई दुर्व्यवहार किया हो तो उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। और बताइए, ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए हम लोगों ने ऐसा नियम निकाला हो? आप मुझे सिर्फ राखी जी से यह पूछकर बताइए कि इनके यहाँ पर इनकी पार्टी अध्यक्ष महिला कब बनेंगी? जो इनका पेरेंट संगठन है आरएसएस, उसका अध्यक्ष कब जाके किसी महिला को बनाएंगे? ये लोग अपनी नीति पर चलना तो शुरू करें। सिर्फ आकर बोल देने से कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इस तरीके से काम नहीं चलता। पूजा जी देखिए, अगर मैं यहाँ आंकड़ों की ही बात कर रही हूँ ना, तो कोविड के बाद भी यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ा ही है। आप उसको अपराध में कोई कमी आई आप ये नहीं कह सकते। डेटास भी हमारे पास हैं। आज की महिला इन मूल मुद्दों का समाधान चाहती है। नीरज, पूजा जी, मैंने आपको ये जो सशक्तिकरण की स्कीम्स बताई, ये उन्हीं मूल जो प्रॉब्लम्स हैं उसी का तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए है। आप ये देखिए कि एक सरकार जिसकी नीयत ये है कि अगर किसी ने महिला का अपमान किया है तो हम उसका रोजगार तक खत्म कर देंगे, और एक सरकार जो महिलाओं का अपमान करने वाली बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको जब जेल से छोड़ा गया, उनको माला से सम्मान किन लोगों ने किया? आप ये नीति और नियत का फर्क तो देखिए। सिर्फ ये लोग बार बार ये कहते हैं कि हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। राखी जी तो महिला होने के नाते मुझे बता पाएंगी कि जब बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ा गया तो इनको कितना खराब लगा होगा कि भाजपा के नेता उनका मालाओं से स्वागत कर रहे थे। राखी जी, क्या जब सभी एक ही तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं जिनसे महिलाएं वाकई छुटकारा चाहती हैं, वो शराबबंदी जैसे मुद्दे हो, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, वो सबसे पहले जाती है। अपने आप को वो किसी पर निर्भर नहीं जताना चाहती है। वो ये चाहती है कि वो खुद एक आजाद महिला आत्मनिर्भर हो, ना कि अगर उसके अकाउंट में कोई 2,000 डाल दे या 1,000 डाल दे, मुफ्त सिलेंडर, सब्सिडी दे। वो ये सब नहीं चाहती। आपने बिल्कुल ठीक कहा पूजा जी कि हमको आज जरूरत है, आज महिला के रूप में अगर जरूरत है इस बात की कि हम इंडिपेंडेंट रहे, हमको फाइनेंशियली, सोशली हमको अब अलग हमें एक स्टैंड मिले। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग सबसे पहले महिलाओं की बेस को स्ट्रॉन्ग करें। और जिस तरह से नीरज जी ने शुरुआत ही अपनी भ्रम की स्थिति से की, जिस तरह से डेटा
ना एनसीआरबी का मानने को तैयार है, और ना ये 15% से 17% आकर के चैनल पे झूठ बोलने वाला जो काम कर रहे हैं, ये भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से महिलाओं को स्ट्रेंथन करने की बात आदरणीय मोदी जी ने कही, सबसे बेसिक चीजों को एड्रेस किया। अगर मैं टॉयलेट्स की अगर बात करूं तो टॉयलेट जिसकी आप WHO ये कहता था कि 40% रेप केसेस इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे देश के अंदर टॉयलेट्स नहीं थे। उन टॉयलेट्स का निर्माण करना, महिलाओं को निश्चित तौर पे एक इज्जत घर देने का काम जो है वो मोदी सरकार ने किया। और इसके अलावा जिस तरह से हमने जनधन अकाउंट की, अभी ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे थे, यहाँ तो 85 पैसे वो जो खूनी पंजा खा जाया करता था, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर बात करूं तो सबसे पहले शुरू उन जनधन खातों से हुआ जो हमारी सरकार ने, जो मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को दिया। आज 40 करोड़ से ऊपर जब मुद्रा योजना के माध्यम से लोन दिए जाते हैं तो उसमें 27 करोड़ जो है वो महिलाओं को दिए जाते हैं। महिलाओं को सैनिक स्कूल्स में जो है एडमिशन की राह खोली, आर्म फोर्सेस के अंदर परमानेंट कमीशन जो है वो महिलाओं को दिया। ट्रिपल तलाक जैसी चीजों को कैसे भूल सकते हैं, जो कि महिला अधिकार में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो जिस तरह से सत्ता के साथ साथ संगठन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे लाने का काम किया, मुझे लगता है वही सही तरीका है। अभी मीना जी जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक बात थी। उतना अच्छा खासा नहीं दिख रहा। आपने भी 262 सीटों पर आपने भी तो कैंडिडेट्स जारी किए ना, उतारे हैं, उनमें से 15% का आंकड़ा तो आपका भी पार नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रहा पूजा जी, मैं गलत बात नहीं बोलूंगी, लेकिन अभी लिस्टें और आनी बाकी हैं और लिस्टें जब आएंगी तो आप देखेंगे कि ये आंकड़ा बढ़ेगा। अभी मीना जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अचानक महिलाएं डेवलप नहीं होंगी, और इसीलिए हमारे संगठन एक ऐसा संगठन जिसने 33% आरक्षण महिलाओं को, जो हमारी इंटरनल कमिटीज हैं, इंटरनल अपॉइंटमेंट्स है, उसमें दिया। आज अगर मैं आपके सामने हूं तो यहाँ पर जो प्रवक्ताओं की लिस्ट बनती है तो उसमें 33% हम उन महिलाओं को देते हैं जो कि आगे बढ़ सकती है। तो ये जो डेवलपमेंट का काम ग्रास रूट लेवल पर किसी भी पार्टी में होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी में, जिससे कि वो आगे जाकर जब भी कभी रिप्रेजेंटेशन मिले तो हम लोग वहां पर अपनी स्टैंड को रख सकें। लेकिन तो ये जरूरी है कि सत्ता के साथ साथ राखी जी, उन्हीं रेवड़ियों का सहारा तो आप भी ले रहे हैं ना। आप विकास के मॉडल को आप गिनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप भी सिलेंडर में आप सब्सिडीज आप देते नजर आते हैं। आप भी महिलाओं के खातों में महिलाओं को 1000, फिर उस राशि को बढ़ा के 12,500 रुपए कर देते हैं। अब उसको 3000 करने की भी बारी अब आ रही है, ऐसा भी खबर आ रही है। देखिए पूजा जी, जब हम लोग बात करते हैं महिलाओं के डेवलपमेंट की, हमें दोनों एस्पेक्ट करने की जरूरत है। आज सोशली इकोनॉमिकली जब हम महिलाओं को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो उसमें उसके साथ साथ मुद्रा योजना, अगर मैं कहूं तो 9 करोड़ से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर 5 लाख करोड़ की हेल्प जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। तो उसके साथ साथ आज जो जरूरत है, आज की जरूरत के हिसाब से भी चीजें देखनी पड़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि आप फ्री चीजें दे दो उससे महिलाएं स्ट्रेंथन हो जाएंगी, तो वो ठीक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम सहूलियत दे सकते हैं, अलॉन्ग विद आगे फ्यूचर के लिए क्या किया जा सकता है, मीना कुछ कहना चाह रही है। और पूजा जी एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगी, देखिए हमारी ही पार्टी थी, जिस तरह से इन्होंने महिलाओं की बात की, महिला अध्यक्ष की बात अभी नीरज जी ने की, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजाद भारत के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी का कोई महिला अध्यक्ष रही है तो वो सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि उनका सरनेम गांधी था। इसके अलावा कोई क्वालिटी उनमें थी नहीं जिसकी वजह से उनको उस पार्टी के अंदर आगे रखा। आज जब महिलाओं की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधि लोकसभा के अंदर 42 और विधानसभा, लोकसभा के अंदर 14 और लोकसभा के अंदर 42 और राज्यसभा के अंदर 14 जो महिलाएं हैं वो हमारी एमपीज हैं। सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर जो महिलाओं को दिया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व में दिया गया, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, जिस तरह से वित्त की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं या रक्षा की बात करूं, ये सब चीजें इंक्लूड कर रही है। तो जिस तरह से हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक काम होगा। और मैं फिर निवेदन करूंगी, महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है। आपने राजस्थान के अंदर मोबाइल राखी जी, मोबाइल से ज्यादा जरूरत बात की कि आप लोग जो है महिलाओं को सुरक्षा दें। जब तक आपके जैसी महिलाएं जो पार्टी में मुखर प्रवक्ता हैं वो सिर्फ टीवी पर पब्लिक में प्रवक्ता बनकर रहेंगी, जब तक पार्टी के भीतर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगी, खुलकर आप विरोध और विद्रोह नहीं करेंगी कि आप जैसे लोगों को टिकट देनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आपको जिताऊ कैंडिडेट किसी पुरुष को ही ढूंढने की जरूरत कहाँ है। आप जैसी महिलाएं, और आप अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बिल्कुल है। और मुझे आप लोगों की ऐसी क्या पॉलिटिकल मजबूरी है कि आप लोग खुलकर ये बात नहीं बोलते हैं कि हमें टिकट दीजिए और पार्टी प्रयास करे हमें जिताने के लिए। सिर्फ मैंने जो कहा कि अचानक महिलाएं जिताऊ नहीं हो सकती, उसका मतलब ये है कि जब तक आप महिलाओं को प्रमुख पदों पर लाएंगे नहीं पार्टी में, आप वही यहाँ कौन महिला, आपके यहाँ कौन से राज्य में महिला प्रदेश अध्यक्ष है?
पार्टी में, संगठन में कौन से राज्य की छोड़िए, नेशनल आपकी एग्जीक्यूटिव है, उसमें कितनी महिला सदस्य हैं? गिनकर आप गिनना चाहेंगे, सदस्य नहीं गिनने को मिलेंगे, सिर्फ एकमात्र महिला। हर जगह यही हालात है। तो आप लोग प्लीज जो टीवी पर आकर पार्टी को बचाने की और सिर्फ एक जो तय समय सीमा और तय सारणी है कि इतना इतना बोलना है पार्टी के लिए हमें, जब तक आप लोग विमेन इश्यूज पे खुलकर अपनी बात नहीं रखेंगे, पार्टी के डर से दूर होकर, तब तक आप लोगों को, महिलाओं को टिकट नहीं मिलेंगे। राखी, देखिए मैं एक बार जवाब देना चाहूंगी, आपकी जैसी बहुत सारी महिलाएं देना चाहूंगी मैं। देखिए सवाल जवाब जारी रहेगा, मैं आगे राखी में आपसे आगे जवाब ले लूंगी, लेकिन फिलहाल सुन रही हैं, दूसरे मेहमानों को मैं रुक करना चाहूंगी। मीना जी, आप जो मेरे सवाल खड़े थे उनका जवाब देना चाहती हूँ मैं। पूजा जी, मैं दे सकती हूँ जवाब? आप पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आगे मैं जवाब ले लूंगी। फिलहाल मैं सूर्य जी को इन करना चाह रही हूँ। सब एक ही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना सूर्य जी, तो सबकी नीति और नियत में क्या फर्क है? धन्यवाद। पूजा जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। आपने पूछा कि नियत में क्या फर्क है, तो एक होती है नियत और एक होता है संकल्प। तो नियत और संकल्प भारतीय जनता पार्टी का साफ है कि उन्होंने पहले संगठन में 33% आरक्षण दिया पार्टी के अंदर। देश की पहली नेता विपक्ष जो बनाई वो आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनाई, वो सबसे मुखर लीडर ऑफ अपोजिशन थी। दूसरी चीज, अभी मेरी बहन बोल रही थी ना कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो अभी अभी की घोषणा है, डी पुंदेश्वरी जी आंध्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बना के भेजी है। आपको जानकारी होनी चाहिए मेरी बहन। आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस की कौन कौन सी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तीसरी बात, अभी मेरे मित्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया। आप जरा राहुल गांधी जी का बयान भी दिखा दीजिए ना, कि जो राजस्थान विधानसभा में आप ही के एक मंत्री ने कहा था कि राजस्थान बलात्कारियों का प्रदेश इसलिए बन गया है क्योंकि ये पुरुषों का प्रदेश है। इस प्रकार की धृष्टता वाला बयान आपके एक मंत्री विधानसभा में देते हैं और उसको आपके गहलोत साहब बर्खास्त नहीं करते। और अभी खाचियावास जी का बयान आप देख लीजिए, किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है चुनावी सभा में। आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? राजस्थान में महिलाओं को जलाकर, बांधकर जलाकर मार दिया जाता है, उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? आप एनसीआरबी के आंकड़ों को सीधा सीधा नकार देते हैं, तो किसका मतलब सरकारी एजेंसियों पे विश्वास नहीं करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूजा जी, आपने कहा ना कि क्या बदलाव है और क्या नियत और फर्क है, नीति में क्या फर्क? हाँ, तो आप देखिए कि सरकार कांग्रेस की भी रही, देश के अंदर आई, सबसे ज्यादा समय तक रही। क्या उन्होंने महिला आरक्षण के लिए कॉन्क्रीट और संकल्पपूर्ण निर्णय लिया? क्या नहीं लिया। चाहे वो राजीव गांधी जी का इन्होंने विषय उठाया और इन्होंने अभी वो बिल्किस बानो का नाम याद कराया था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप बिल्किस बानो तो एक केस हुआ, लेकिन शाहबानो का भी आप याद कर लीजिए, किस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो उसको लोकतंत्र के मंदिर में पलटने का काम किस सरकार ने किया था। और ट्रिपल तलाक और हलाला, ये कुरीतियां किसने खत्म की? एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा, कि बार बार कह रहे हैं कि चुनाव जिताओ, चुनाव जिताओ, चुनाव जिताओ। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार बीजेपी अपने कैंडिडेट्स दे रही है महिला, और आपने क्या किया? 60 साल में आप देश की महिलाओं को इज्जत घर दे सके क्या? 12 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाए ना, जो कि महिला अपराध के लिए सबसे ज्यादा घातक होते थे। महिलाएं शौच के लिए जाती थी, चाहे दिन छुपे जाती थी, या तो वो सुबह सुबह जाती थी जब सूर्योदय नहीं होता, या सूर्यास्त के बाद जाती थी। आपने उस पर विचार किया? यही नीति और नियत में बदलाव है। उज्ज्वला योजना अगर मोदी सरकार लेके आई तो इसलिए लेके आई ना कि जो मेरी बहन चूल्हे के ऊपर अपनी आंखें जलाती थी, उसको गैस सिलेंडर देकर पॉल्यूशन भी कम करेंगे और घर के अंदर मेरी बहन के स्वास्थ्य की भी रक्षा करेंगे। आयुष्मान योजना देकर मेरी बहन को इसलिए तो साथ दिया मोदी सरकार ने, ताकि यदि कोई बीमारी हो जाएगी तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? वो घर की महिला होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो पिछले 9 साल में लिए गए, जो कि इस देश की स्वतंत्रता के बाद ही ले लेना चाहिए थे, और वो कांग्रेस आज जो श्रेय ले रही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप मणिपुर की बात करते हैं, ले आके सीधा का सीधा आज मिजोरम में है राहुल गांधी जी। आज तो 1966 के अंदर
हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने जो मिजोरम पे हमला किया था अपने ही देश के अंदर, उस पे माफी मंगवा दीजिए राहुल गांधी जी से। और कुछ नहीं मिजोरम चाहता है आपसे, आपके द्वारा किए गए अपराधों की माफी चाहता है मिजोरम। ठीक है, आप यहां पर विपक्ष के आप तमाम चीजें आप गिना रहे हैं, अगर वाकई में विकास इतना अच्छे से हुआ है महिलाओं का, क्योंकि आज मुद्दा हमारा महिला मतदाता को लेकर ही है ना जी, तो क्यों फिर उनके अकाउंट में आपको पैसे डालने पड़ रहे हैं, क्यों इस तरह की योजनाएं लानी पड़ रही हैं? बिल्कुल, मैं पूजा जी आपसे इतना पूछना चाहता हूं, जैसा कि मेरी बहन ने भी कहा था जो राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, कि एक ही दिन में जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, उसी प्रकार 9 साल के अंदर इस देश की स्वतंत्रता के बाद 60 साल तक जो कुशासन देश में चला, जिसके कारण इस देश की आर्थिक नीतियां डावाडोल हुई, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शिथिल रहा, उसको कार्यान्वित करने के लिए घर की महिलाओं को लंबा वक्त मिला, इतना अच्छा, अगर मैं बीजेपी की बात कर रही हूं मध्य प्रदेश में अच्छा खासा वक्त मिला, लेकिन चुनाव से एन पहले लाडली बहन योजना ले आते हैं। बिल्कुल, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये चीज तो कांग्रेस ने भी की थी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ले लीजिए जो पिछली बार उन्होंने लड़वाया था, वो 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या किया, उस घोषणा पत्र को पूरा किया, उसमें भी ये चीज थी उनकी, तब भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उस वक्त में भी उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, तब भी पूरा नहीं किया, पेट्रोल पे छूट की बात कही थी, तब भी पूरा नहीं किया, सिलेंडर पे छूट की बात की थी, तब भी पूरा नहीं किया था उन्होंने। लेकिन अगर मोदी सरकार और शिवराज सरकार पूरा कर रही है तो इसमें परेशानी किस बात की, आप मुझे बताइए ना। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज, यहां पर तो महिला वोटर्स की अहमियत सब समझ रहे हैं, दिल्ली में भी आपने मुफ्त यात्रा, तमाम रियायतें दी, 2020 में आपने किस तरह से दिल्ली को जीता और लगातार दिल्ली की महिला भी आपके साथ किस तरह से चल रही है, लेकिन इन 5 राज्यों में क्या मूड नजर आ रहा है? देखिए जीनत जी, जब ब्रिजभूषण जनता पार्टी के लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि ये वो पार्टी है जिसने हमेशा महिलाओं का तिरस्कार करा, हमेशा महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास करा है। हमने देखा कि किस तरीके से महिला पहलवान जंतर मंतर में बैठ रही 3-4 महीने तक, और ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोगों का बचाव कर रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि महिला पहलवान गलत है, साक्षी मलिक गलत है, सब उन महिला पहलवानों के चरित्र हरण कर रहे थे, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी की नेता, कोई महिला नेता भी वहां पे उससे सहानुभूति करने नहीं गई। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आज तक आरएसएस के अंदर महिलाओं को मौका नहीं मिला। आरएसएस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के खिलाफ है, जो आरएसएस ये कहती है कि महिलाओं को सिर्फ घर की सिर्फ किचन में रहना चाहिए, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है आगे निकलने का। ये आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस का कोर एजेंडा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, आज इन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया देश की महिलाओं को। कहते जी आरक्षण लेके आएंगे, लेकिन आरक्षण लागू कब होगा? 2040 में। आप महिलाओं को, आप देश की महिलाओं को आज भी सिर्फ और सिर्फ वोटर समझ रहे हो, सोच रहे हो कि देश की महिलाओं को आप बहका देंगे। आप महिला उत्थान की बात कर रहे हो। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, मैं गर्व से कह रहा हूं कि देश में सबसे पहली बार किसी सरकार ने अगर महिलाओं की सुध ली तो दिल्ली की सरकार थी। हमने महिलाओं की यात्रा फ्री करी, पूरे देश में कहीं यात्रा फ्री नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल मॉडल को कॉपी कर रहे हैं जगह जगह। ये अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। हमने जब महिलाओं की यात्रा फ्री करी तो महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट जो रेट था उसमें बढ़ोतरी। उसके बाद हमने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करी। हमने दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी चीजें फ्री करके हर महिला को, हर गृहिणी को 7 से 8 हजार। लेकिन इन राज्यों में ये मॉडल नहीं चल पा रहा है ना घनेंद्र जी आपका। दिल्ली में चल गया, पंजाब में चल गया, लेकिन यहाँ इन राज्यों में, ये हिंदी बेल्ट की जो 3 राज्य खास तौर से, यहाँ क्यों नहीं चल पा रहा? देखिए, मैं कह रहा हूं कि नतीजे आने दीजिए। और ये मॉडल हमारा है। हमने कहा था कि महिलाओं के खाते में 1500 रुपए देंगे, हमने कहा था महिलाओं की यात्रा फ्री करेंगे, हमने कहा था कि हर घर के अंदर महिलाओं के सम्मान के लिए हम बिजली, पानी जैसी चीजें फ्री करेंगे, ताकि वो महिला, वो गृहिणी अगर 7 से 8 हजार रुपए दिल्ली में उसकी बचत होती है तो वो अपने घर में लगाती है, अपने बच्चों के ऊपर लगाती है। और मैं फिर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वालों को कि इनका जो महिलाओं के प्रति जो दिखावा है, जो ढोंग है, वो देश की महिला समझती है। 70-75 साल में सुलझ जाते ना मुद्दे। 70-75 साल में कांग्रेस की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही। किसने रोका था इनको महिलाओं की यात्रा फ्री करने के लिए? अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कब राजनीति में आएंगे,
तब वो महिलाओं के लिए काम करेंगे और ये उनके मॉडल को कॉपी करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल मॉडल ही तो कॉपी करी है। कांग्रेस ने केजरीवाल मॉडल पे चुनाव लड़ा कर्नाटक का, केजरीवाल मॉडल पे चुनाव लड़ा हिमाचल का और कांग्रेस के पक्ष में नतीजे गए। आज भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि केजरीवाल मॉडल को कॉपी करो। जब देश में एक तो नीरज, केजरीवाल मॉडल आपको लगता है फायदा पहुंचा रहा है क्या? हिमाचल, कर्नाटक उसी मॉडल पर जीता है क्या? पूजा जी, मैं कह रहा हूँ कि जब असली केजरीवाल मॉडल है तो इन नकली लोगों की थोड़ी, नकली मॉडल थोड़ी चलेगा। जब असली मॉडल देश के लोगों के सामने, राजस्थान के सामने, मध्य प्रदेश के सामने, छत्तीसगढ़ के सामने, तो नकली मॉडल की तरफ क्यों जाएंगे? नकली लोगों की तरफ क्यों जाएंगे? असली मॉडल लड़ रहे हैं वहां पे चुनाव, देखना अब नतीजे। बढ़िया जवाब दीजिए नीरज, आपने भी तो नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। सीधे तौर पर 40% आपने आरक्षण की भी बात कही, दिया भी था, उसके बाद भी नतीजे देखे सभी ने। पूजा जी, मैं घनेंद्र भाई, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, इनकी बात मान लेता कि केजरीवाल मॉडल की वजह से कांग्रेस जीती, तो हिमाचल में तो केजरीवाल खुद चुनाव लड़ने आए थे और वहां से शायद डब्बा गोल करा के गए, सब सीटों पे जमानत जब्त हो गई। तो केजरीवाल का मॉडल अगर कांग्रेस के पास चल गया तो कांग्रेस के इनके पास खुद क्यों नहीं चल पाया? ये तो खुद को ओरिजिनल बता रहे हैं ना। छोड़िए, इस बहस में नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, राखी जी ने सोनिया जी के बारे में एक टिप्पणी की, मैं इनको बता देता हूं। वो 2004 में जो आप लोग इंडिया शाइनिंग का नारा देकर घूम रहे थे और आप लोगों को लग रहा था कि देश के अंदर सब कुछ हरा हरा है, जैसा अभी आपको लग रहा है, वो अकेली सोनिया गांधी थी। पूरे देश के अंदर आप लोगों के शिगुफे की हवा निकाली और आप लोगों से पूछ लिया कि आम आदमी को क्या मिला। वो जो कॉर्पोरेट की सरकार आप 2004 में चलाया करते थे, वो जो अब आप दोबारा चलाने लगे हैं, तो सोनिया जी ने ही शिगुफा उतार दिया। और ये जो राजनीतिक विश्लेषक आपने बिठाए हैं, ये मेरे को लगता है कि शायद भाजपा के प्रवक्ता बनने की कोशिश करते हैं। तो इनसे जवाब ले लीजिएगा कि वो जो उज्ज्वला स्कीम जिसके बारे में बात कर रहे थे, आप ही लोगों की रिपोर्ट है कि 75% सिलेंडर्स को दोबारा भरवाया ही नहीं गया और क्योंकि चुनाव आ गया है तो फिर कुछ दाम कम कर दिए, लोग फिर नहीं भरवा रहे। क्योंकि आप लोगों के साथ तो समस्या सिर्फ ये है कि आपने महिलाओं को एक वोट बैंक समझ लिया। और मेरी बहन राखी जी से मैं बार बार पूछता रहा कि वो बिल्किस बानो के जो दरिंदे थे, उनको मालाओं से जब भाजपा के नेताओं ने स्वागत किया तो उसके ऊपर क्यों नहीं बोले? बोल दीजिए मेरे भाई। और ये भाजपा के घोषित प्रवक्ता मिजोरम की बात कर रहे थे, तो देश को याद है कि 1986 का वो जो मिजो पीस अकॉर्ड, देखिए अभी मेरे बड़े भाई हैं मिश्रा जी और बहुत ही ज्यादा मित्रता भी है मेरी, लेकिन ये शब्दों को गोल करने की इनके अंदर बहुत अच्छी कला है। जब मैं खाचियावास जी पे आता हूं तो इनके मुंह में दही जम जाता है। जब मैं पूछता हूं कि राजस्थान विधानसभा में 88 लगाते हुए इनके मंत्री जो कहते हैं कि ये प्रदेश बलात्कारियों का प्रदेश इसलिए होगा क्योंकि पुरुषों का प्रदेश है ये, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। और साथ ही साथ जब राजस्थान जैसे प्रदेश में जो एनसीआरबी के आंकड़ों में महिला अपराध में नंबर 1 है, वहां महिलाओं को जला दिया जाता है बांध कर जिंदा, तब मेरे मित्र के मुंह में दही जम जाता है। चलिए, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है वो बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, मेरे को वो एक लाइन याद आ रही है, बाप ना माने मेंढकी और बेटा तीरंदाज। अभी शरद चौहान आपके नरेला के विधायक है ना, अभी अरेस्ट हुए हैं, बेल कैंसिल हुई है, किस कारण हुई है जरा बता दीजिएगा मेरे मित्र, पूरा देश जानना चाहता है। आप ही के कार्यकर्ता थी ना सोनी मिश्रा, जिसके बलात्कार और यौन शोषण के अपराध में उसके बाद आत्महत्या उसने की। अरविंद केजरीवाल खुला पत्र लिखने के बाद भी तब भी कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए आज वो जेल में है। और आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप मुझे बता दीजिए आपके मंत्रिमंडल में 33% आरक्षण है क्या? अगर अरविंद केजरीवाल जी इतना ही महिलाओं का समर्थन करते हैं तो कितनी महिलाओं को उन्होंने मंत्री बना दिया? आप जरा नाम बता दीजिए यहाँ पर। ये सवाल तो आपके आंकड़े जो है ना मत दीजिए आप। सेंट्रल में पूछूं तो आप बता दीजिए, आपने क्या 33% आरक्षण दिया? नहीं, तो सेंट्रल में सबसे नहीं पूजा जी, सबसे ज्यादा मंत्री किसी सरकार में यदि महिला है तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में है। जवाब दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जवाब दीजिए राखी जी। ज्यादा पूजा जी, अगर कोई मंत्री बनाया है महिलाओं को तो भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। 14% महिलाएं अब हमारे देश के अंदर, और वो भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाल रही है, वो इंपॉर्टेंट है, जिससे वित्त हो, फाइनेंस हो, जिस तरह से रक्षा हो, फॉरेन डिपार्टमेंट हो, इस तरह के डिपार्टमेंट जो है वो हमारी महिला जो नेता है उन लोगों ने संभाला है। अगर बात करें मॉडल की, आप पार्टी के मॉडल की पूजा जी, तो भ्रष्टाचार का मॉडल है, कट्टर भ्रष्टाचार। इनकी ज्यादातर लोग बाहर जो है वो है नहीं क्योंकि जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। और इन्होंने जिस तरह से बात करी कि मंत्री की बात करी, वो महिला मंत्री
तब बनी जब एक जेल चला गया, उसके बाद में इन्होंने एक महिला मंत्री बनाई है। तो आप पार्टी अपना मॉडल जो है वो खुद में फेल है, बाकी जगह हम अप्लाई कर नहीं पाए, इसलिए प्री की राजनीति से बेहतर है कि मैं रुक करना चाह रही हूँ। मीना, आरोप प्रत्यारोप तमाम आपने सब सुन लिया, यानी ये माने कि जिसके साथ ही होगी आधी आबादी उसी की 23 में होगी दिवाली। पूजा, देखिए पूरे डिस्कशन का कोर्स बदला जा रहा है। आपने क्या किया, बीजेपी वाले बोलते हैं कि आपके धारीवाल मंत्री ने विधानसभा में इस तरह का बयान दिया, लेकिन वो 1000 बार इस बात को बोल सकते हैं, बार बार बोल के कांग्रेस का चरित्र याद दिला सकते हैं, लेकिन विधानसभा में उस मंत्री को अपने पद से हटाया जाए, इसके लिए एक बार भी आंदोलन यहाँ पर हमने नहीं देखा। बिल्कुल, देखिए मीना, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, राजनीतिक दल हैं, ये बहस जारी रहेगी क्योंकि चुनाव का मौसम है और ऐसे में आधी आबादी, इसकी अहमियत सब जानते ही हैं और सभी उसको साधने में लगे हुए हैं। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।